नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट में आज हम उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के एक वक्तव्य को केंद्र में रखकर बात करेंगे बेजुबानों को आवाज देने की आवश्यकता और प्रयास की। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित मनोरमा न्यूज़ मेकर अवार्ड 2024 समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए थे और उन्होंने ये प्रतिष्ठित पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री और प्रख्यात फिल्म अभिनेता सुरेश गोपी को प्रदान किया। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं को प्रेरित करने के लिए देश में हो रहे सकारात्मक बदलाव को उजागर करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और बेजुबानों को आवाज देने में पत्रकारिता की जिम्मेदारी को रेखांकित भी किया। उन्होंने जागरूकता फैलाकर और जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद को आकार देकर नशामुक्त समाज बनाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के इस युग में सच और फर्जी खबरों में फर्क करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रेस और मीडिया को हमारे लोकतंत्र में एक जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। In the age of artificial intelligence and deep fakes, it is becoming increasingly difficult to separate the truth from fake news. In social media, we couldn't understand whether the news is fake or true, whether it is right or fabricated. And the press and media have to play a very responsible role in bringing out the truth and helping our democracy to grow further. Whoever is, whatever they do, if they do good, that has to be appreciated. We should not have any biased opinion about a personality. Whoever is doing good, wherever they are doing, that has to be appreciated. That is the only way a most positive, most constructive, and the most good society can get created. The journalism is about giving a voice to the voiceless, as I mentioned already. Today, another big difficulty in our country, which is against the economic development, is everything is getting politicalized, and that much great consensus should be created by the news media. That is my humble request. I call all of us to strive for excellence in journalism, for accuracy, fairness and compassion. बातचीत करेंगे दो वरिष्ठ पत्रकारों से। संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, शेखर अय्यर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, ये बेजुबानों को आवाज़ देने का वक्तव्य जो दिया गया है, जो मुझे समझ में आया, शायद समाज का जो पीड़ित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसको लेकर शायद उपराष्ट्रपति ने बात कही है। आप क्या समझते हैं उपराष्ट्रपति के इस पूरे वक्तव्य को लेकर? उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि जर्नलिज्म का मकसद ये है बेजुबानों को आवाज़। उसमें अगर आप दो तो आपने मेंशन कर दिया, तीसरा कोई भी वर्ग हो, चाहे मान लीजिए स्टूडेंट की कोई समस्या है या कहीं और किसी, जैसे हम लोग दिल्ली एनसीआर में है, किसी लोकेलिटी की कोई समस्या है या किसी तरह के हाउसिंग का जो इश्यूज बहुत सारे समय में हुआ है कि लोगों ने पैसे दिए और वो मतलब बिल्डर उसका कंप्लीशन नहीं कर रहा है, उससे भी ज़्यादा फिर जहाँ पे आप इशारा कर रहे हैं कि जो पीड़ित वंचित वर्ग है उनकी आवाज़। दूसरा एक चीज़ हकीकत ये भी है कि समय के साथ उनकी आवाज़ तो होती है, लेकिन कई बार पॉलिटिकल खबरें, एंटरटेनमेंट की खबरें और स्पोर्ट्स की खबरें या इस तरह की और बाकी जो खबरें होती हैं उसके बीच में कहीं वो चीज़ दब जाता है।
कहीं वो जो होता था टेलीविज़न में जैसे प्रोग्रामिंग का एक एस्पेक्ट होता था, वो भी अब थोड़ा कम हो गया है। उपराष्ट्रपति जी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मीडिया को जो उन्होंने संदेश एक दिया है कि आप उस चीज़ को करिए, लेकिन उसके साथ एक और भी चीज़ है प्रतिबिंब जी, कि मीडिया का डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है। मीडिया का हम सिर्फ मतलब टेलीविज़न, प्रिंट या डिजिटल या उससे ना रखें। अब देखिए, ये टेक्नोलॉजी के सहारे आप बहुत बड़ी संख्या में हर आदमी जिसके पास एक मोबाइल फ़ोन है, उसकी एक आवाज़ है, वो इन अ वे एक रिपोर्टर का काम कर रहा है। कई बार उसके साथ जुड़ा हुआ जो बात उन्होंने कहा, वो फेक न्यूज़ का, वो वहीं पे आकर के फिर केंद्रित होता है कि वो एक तरह का हमारे सामने नए आयाम भी पेश कर रहा है, एक तरह के चैलेंजेस भी पेश कर रहा है। इसमें एक चीज़ और भी जितना मैं समझा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ कह रहे हैं कि हमारा जो आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ बहुत सारे नेसेयर्स, हैबिचुअल क्रिटिक्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ मतलब कोई फर्जीपना को खोज लेते हैं। आप ये भी देखेंगे कि जब हम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ न्यूज़ या मीडिया स्पेस की बात कर रहे हैं, तो ये एक काफ़ी बड़ा कोइंसिडेंस है कि जिस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए 2014 में, उसके पहले भी ये सोशल और डिजिटल का युग था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल बाढ़ खुल गया। वो क्यों? वो इसलिए कि जो लैंग्वेजेस थे, उसके पहले अंग्रेजी पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता था। तो आप देखिए, उपराष्ट्रपति जी मतलब तमिलनाडु के हैं, हिंदी और अंग्रेजी में वो अपनी बात कह रहे हैं। लैंग्वेजेस का जो प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से और जो टेक्नोलॉजी का चेंजेस है, मतलब मीडिया एक लार्जर स्वरूप है, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, तो वो चेंज ने हर आदमी को अपने भाषा से, पहले कई बार लोग जो अंग्रेजी नहीं बोलते थे, वो लोग थोड़े से मतलब उनको कहीं थोड़ी सी एक संकोच होता था, लेकिन वो जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ कि अपनी भाषा में अपनी बात आप कहिए, तो ये जो कह रहे हैं वो अगर मेन स्ट्रीम मीडिया कई बार नहीं भी दिखाता है, तो आपको सोशल के माध्यम से, आपके तमाम और कम्युनिकेशन के माध्यम से उनकी आवाज़ मुखर हो रही है। लेकिन शेखर जी, ये जो विशेषज्ञों का कहना है कि आम आदमी के सरोकारों से मीडिया इसलिए दूर चला गया, प्रिंट मीडिया उसका सर्कुलेशन कितना है वो आधार था, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आधार बना टीआरपी, इसलिए वो जो आम आदमी के सरोकार थे उसको इसलिए आवाज़ नहीं मिल पाई। लेकिन जिस जो है मीडियम की बात संजय भाई यहाँ पर कर रहे हैं, उसके साथ भी है कितने व्यूज़ हैं, कितने सब्सक्रिप्शन हैं, तो वहाँ पर भी उस प्रेशर में काम करना पड़ता है। इसलिए जो विषय उठाया उपराष्ट्रपति जी ने, इससे दूर होता चला जा रहा है मीडिया और पत्रकारिता। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तो जो एक फाइनेंशियल प्रेशर आ गया है हमारी पत्रकारिता में, और जिसके वजह से कि क्या हम दिखा रहे हैं, क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और बार बार ये फेक न्यूज़ की बात जिस पर राधाकृष्णन जी ने बहुत कहा कि भाई फेक न्यूज़ से हमें सतर्क रहना है। अब ऐसा आ गया, मैं अभी तो उदाहरण ले लीजिए, हमारे अति प्रिय धर्मेंद्र जो एक्टर है, उनको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चला दिया, भाई वो गुजर गए, फिर बाद में परिवार ने परेशान। वो चक्कर है ना, टैगलाइन देनी होती है ना, सबसे पहले तो इस चैनल पर देखिए, उसके चक्कर में फंस जाता है कहीं ना कहीं मीडिया। हम भी रिपोर्टर, एक रिपोर्टर के रूप में आए हैं कि भाई, क्योंकि हमारे समय में ये सब था। जयप्रकाश नारायण को लेकर एक बार हुआ था, मुरारजी देसाई को लेकर हुआ था, लेकिन तब ये था भाई ठीक है, यू बी फर्स्ट विद द न्यूज़ बट फर्स्ट बी करेक्ट। अब क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। अब क्या है, चैनल बस उसका, क्योंकि प्रिंट मीडिया में रिकॉर्ड होता था, अब क्या बस आपने हटा दिया, हेडलाइंस हटा दी, फ्लैश हटा दी, फिर चलता रहता है। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी फेक न्यूज़, अभी एआई का आ गया। देखिए, जो चैलेंज आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कुछ भी आप दिखा सकते हैं, कुछ भी आप दोनों बातचीत करते हुए कर सकते हैं, ठीक है, कुछ तो आप थोड़ा ह्यूमर लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी चला रहे हैं जो बिल्कुल सच से कोई जुड़ा नहीं है। एआई पर भी हम आएंगे, एआई भी विषय है, लेकिन अगर एआई आजकल हर विषय के साथ एआई जुड़ जाता है तो सारी चर्चा का केंद्र एआई ना बन जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो सो कॉल्ड जो खोजी पत्रकार भी हैं, वो भी जब बेजुबानों को आवाज़ देने की बात आती है तो वो खोज खोज कर ये दिखाते हैं कि क्या कुछ नहीं हुआ है, उसके अनुपात में क्या कुछ हुआ है वो भी बताना ज़रूरी है क्या, या फिर वो बातें आम लोगों तक कैसे पहुंचे जो उनके लाभ के लिए, उनको सशक्तिकरण के लिए जो है, जो पॉलिसीज़ लाई गई हैं
वो भी उन तक पहुंचे, उनका लाभ जो है सीधे तौर पर उनको मिले, वो भी खोजी पत्रकारिता का एक काम है क्या? बिल्कुल, उससे भी दूर होते जा रहे हैं हम। नहीं इसलिए दूर होते जा रहे हैं, अपना एजेंडा है इसमें। जो बात राधाकृष्णन जी ने क्या कहा, अगर अच्छे काम हो रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है, उसका भी मैसेज पहुंचना एक जिम्मेदारी है पत्रकारिता का। लेकिन अब लग गया क्या भाई, मैं फलाना कोई आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ, या फलाना सरकार के खिलाफ हूँ, या फलाना नेतृत्व के खिलाफ हूँ, तो कुछ भी, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता। अब इंडिविजुअल एजेंडा आ गया है, जो मीडिया चला रहे हैं उनके एजेंडा आ गया है। अब जब एजेंडा ही पर चलता है तब बात फिर आपको दिक्कत होती है। आप एक बात ले लीजिए, मैं उदाहरण के साथ बात कर रहा हूं। अब SIR को लेकर बिहार में इतनी राजनीति की गई, लेकिन वहां पे आम जनता में इसको लेकर कुछ नहीं था। एक पार्टी, एक नेता उसको लेकर ऐसे बिल्टअप कर दिए। अब हर एनालिस्ट जो लिख रहे हैं, नहीं नहीं ये तो कुछ है, इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को, भाई सारे प्रावधान है, प्रोसेस है। अब जब लास्ट देखिए, लास्ट में क्या हुआ, एक बात, मैं चुनाव की परिणाम की बात नहीं कर रहा हूं। आपको याद होगा जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने किया, खास करके हरियाणा को लेकर, तब एक अखबार ने अपने रिपोर्टर्स को उन्हीं गांव को भेजा जहां कहा जा रहा है भाई सारे ये वोट चोरी हुई है। तो लोग जाग उठे, बोले कि क्या हमने तो यही रहते, हम लोग 100 परिवार लेते, एक ही जगह में रहते हैं, और हमने तो कोई फेक वोटिंग नहीं की है। अब ये होती है खोज खबर। देखो, एक एलिगेशन किया जा रहा है, आप जाके वेरीफाई करते हो और लगता है कि वो बात नहीं है, तब एजेंडा, ये मैं तो कह रहा हूं कि सबसे खतरा क्या है, अगर मेरी एजेंडा हो जाती है तो मुझे एजेंडा से मतलब है। तब जो सच क्या है, फैक्ट्स, देखिए हमारी जर्नलिज्म में ग्राउंड रूल क्या है, फैक्ट्स आर सेक्रेट, और ओपिनियन कोई भी किसी विषय पर दे सकता है, लेकिन कब ओपिनियन फैक्ट्स बन जाता है, कभी फैक्ट्स ओपिनियन बन जाता है। यही संजय जी, मैं यहीं पर ही आ रहा था, और जो है शेखर जी इस बात को छेड़ भी दिया है। दो पक्ष हमेशा से रहते हैं, जो कहेंगे ये हुआ है, दूसरा कहेगा ये नहीं हुआ। एक पक्ष कहेगा ये होना चाहिए, दूसरा कहेगा ये नहीं होना चाहिए। वहां पर ये आता है कि तथ्य, आंकड़े, वो क्या कहते हैं। तथ्य आंकड़ों की यहां पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। अगर मैंने कह दिया 2-2-5 नहीं होते हैं, तो 2-2-5 नहीं होते हैं। यहां पर तथ्य जो है, आंकड़े जो हैं, वो क्या महत्वहीन होते जा रहे हैं, उस और भी पत्रकारिता को वापस लौटना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जो शेखर एजेंडा की बात कर रहे थे, जब एजेंडा चलता है, और उन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब आप एक सर्टेन आंख कान बंद करके जाएंगे, दिमाग में वही चीज़ लेकर के जाएंगे, तो फंसेंगे। एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। अभी एक इम्पॉर्टेंट प्राइवेट चैनल है जो काफ़ी चलता है, उसके एक रिपोर्टर जो हैं वो काफ़ी जगह दिखते हैं। वो बिहार के गांव में गए, और चलते हुए उन्होंने, मतलब जैसे वो कहते हैं कि आइए मैं इन लोगों से बात करता हूं, जा करके वो पूछे तो उन्होंने उनका नाम लिया और कहा कि आप तो इस चैनल से, आपको हम चिन्हते हैं, मतलब पहचानते हैं। उन्होंने कहा तो कैसा आपको लगता है? वो खुश हो गए कि बहुत अच्छा लगता होगा। तो वहाँ जो 5-7 वो बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, वो कहे कि एकदम अच्छा नहीं लगता है, आप लोग बहुत गलत खबर चलाते हैं, कुछ भी हो आप उल्टा ही दिखाइएगा। एंड देन फिर उन्होंने नरेट करना शुरू किया कि क्या डिफरेंस है, और आप कैसे दिल्ली से आए और यहाँ तक पहुँचे, तो आपको कोई डिफरेंस दिखा कि नहीं दिखा। अगर दिखा तो आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपको करनी चाहिए। तो ये जो स्कूलिंग होती है बहुत सारे समय में, जब आप एजेंडा लेकर के चलते हैं, तो मैं वो जो कह रहा था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वॉइसेस का, कि 4 लोग जो एडिटोरियल लिख रहे हैं या 4 लोग जो एजेंडा चला रहे हैं, कुछ लोग, मतलब कुछ भी हो जाए उनको वही दिखेगा, लाल हरा काला पीला जो भी देखना है वो वही देखेंगे, कुछ भी आप कर लीजिए। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो गया है। एक पॉजिटिव चीज़ ये है, जिसके हाथ में अगर मान लीजिए उसको टेलीविज़न पे, प्रिंट पे जगह नहीं मिल रही है, तो वो सोशल के माध्यम से अपना वॉइसेस प्रकट कर रहा है, और उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है। लोगों को जब लगता है कि ये रेजोनेट कर रहा है, ये गलत बोल रहा है, तो उसकी बात वो सुन नहीं रहे। लेकिन इसके तहत जो है काफ़ी तरह के फोर्सेस एक्टिव हैं, ये भी कहना होगा जी। देश में तमाम तरह के ऐसे फोर्सेस एक्टिव हैं, जो मान लीजिए क्रिटिसिज्म में, जो पीएम भी कई बार कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि क्रिटिसिज्म, या आप सही में कहते हैं कि हमारी सुविधाओं का लाभ यहाँ नहीं पहुँच रहा है, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जब वो सिनिसिज्म में बदल जाता है कि आप
कुछ भी हो, हैबिचुअली आपको हरा सामने है तो इसको काला देखना है या लाल देखना है या पीला देखना है, आप उसी चश्मे से देखेंगे तब समस्या होती है। तो इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, लेकिन सुखद एस्पेक्ट यह है कि लोगों की जागरूकता इतनी बढ़ी है कि लोग अपने हिसाब से फिल्टर कर लेते हैं। बच गई बात उसकी कि जो बेजुबान है उनकी आवाज़ कैसे पहुंचे, कितनी पहुंचे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था स्ट्रीट डॉग्स के बारे में, और जितनी तेज़ी सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई थी उसको जजमेंट फिर रिव्यू, पिटिशन फाइलिंग, जजमेंट, फिर उसका रिव्यू, एक ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों का उस समय ये टिप्पणी था कि और लोगों के केस में जिनकी जुबान है, मतलब एनिमल को भी किसी तरह की उनकी प्रताड़ना हो रही है, बाकी चीज़ हो रही है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश में बाकी जो वॉइसलेस हैं उनके प्रति सरकार की जिम्मेवारी है, न्यायपालिका की जिम्मेवारी है, हम जैसे मीडिया में जो लोग हैं उनकी जिम्मेवारी है, और जो तमाम सामाजिक क्षेत्र में हैं उनकी जिम्मेवारी है। प्रॉब्लम वहाँ पे होती है कि बहुत सारे एनजीओ जो इस नाम पे पैसे लेते हैं कि उनकी हम आवाज़ बन करके उनकी सेवा करेंगे, उभरेंगे, वो तमाम तरह के एनजीओ काफ़ी सस्पेक्ट उनका इधर पता चला है कि उनकी फंडिंग है, वो पैसे यहाँ इस काम के लिए लेते हैं और खर्च किसी उल्टे सीधे काम में करते हैं जो एक निगेटिव उनका प्रीसेट एजेंडा है या विनाशकारी जो उनकी गतिविधि है उसकी तरफ चला जाता है। शेखर जी, ये सिर्फ एनजीओ की बात नहीं है, कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका जिक्र यहाँ पर संजय जी कर रहे थे कि वो थोड़ा सा आवाज़ बनकर आए हैं, उनके साथ भी है वो जो नकारात्मकता उनके साथ जुड़ी हुई है, उसकी वजह भी ये है कि उनको भी बाहर से कुछ फंडिंग होती है, जो देश विरोधी जो है बातें फैलाने के लिए उनको पैसा मिलता है, उस पर भी नकेल कसनी चाहिए क्या, और क्या पारदर्शिता के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? नहीं, जब ये कैंपेन चला रहे हैं, ये कैंपेन बाहर से तय होता है। अगर भारत में किसी राज्य में बड़ा चुनाव है या कुछ है, उसी समय बाहर से सिग्नल आता है, वही पुरानी खबरों को दोबारा चला जाता है, जैसा बड़ा खुलासा हो गया, बड़ा स्कैम हो गया। लेकिन दूसरी चीज़ भी हो रही है जो मैं देख रहा हूँ, आप जितना भी कोई चीज़ को स्कैम करके ये चला रहे हो और उसको पिकअप हो जाता है, एक अगर चला रहा है तो बाकी सब चलाना पड़ता है, तो चलाते हैं, फिर धीरे धीरे करके इस तरह की जो हरकतें हैं, अब सारे पत्रकार भी समझ गए भाई ये आप करोगे आपकी क्रेडिबिलिटी तो डाउन हो जाएगी। दूसरी, बिना सबूत, बिना कुछ आप कितना दिन चलाओगे, और उसमें क्या है, उसको वो बड़ा प्रिपेयर्ड होके आता है, एक पर्टिकुलर मीडिया में आ जाता है और या पहले बाहर छपता है, फिर उसको भी यहाँ पिकअप करेंगे कि ये हो गया, कोई बड़ा कॉरपोरेट हाउस को ये हो गया, वो हो गया। अब ऐसी चीज़ें में जहाँ कॉरपोरेट की कोई ये मामला हो या कॉरपोरेट्स के बीच में कोई ये हो, वॉर हो, ये सारे चीज़ें में हमेशा मीडिया को सतर्क रहना है। भाई कोई चीज़ है उसका क्या जांच, देखिए पूरा जांच तो मैं उदाहरण कोई नाम लेकर बता नहीं चाहता हूँ, एक कंट्रोवर्सी लगातार चल रहा है, उस पर्टिकुलर कॉरपोरेट हाउस के खिलाफ विश्व में कंपटीशन है, तो विश्व में ये चालू है, फिर उस कॉरपोरेट हाउस को सरकार से जोड़ दीजिए, और बार बार वही पुरानी खबर, कुछ निकला नहीं है। अच्छा, कभी वॉशिंगटन पोस्ट में छप गया, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया, फिर उसको, यानी फेक न्यूज़ का जो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए फेक न्यूज़ केवल जो एआई को लेकर बनाने वाली बात नहीं है। जब आपको पता है कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा आप सोच रहे पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है, कोई चुनाव किसी राज्य में आ रहा है, फिर उसी समय चला दो, फिर ताकि इनको नुकसान हो जाए। देखिए क्या है कि बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड हो, कुछ भी फ्रॉड हो, ये फ्रॉड आप कोई लिपापोती नहीं कर सकते हैं, जहाँ हैं। लेकिन बार बार जो कोशिश की आपने बात किया, जिसको इंडियन मीडिया को भी जिम्मेदारी है, किसको कमजोर करना चाह रहे हो? आपकी सरकार को, आपके प्रधानमंत्री को, आपकी व्यवस्था को कमजोर करना चाह रहे हैं। हाँ, ये सरकार और प्रधानमंत्री तो चाहिए, चलिए समय के साथ साथ आते जाते हैं। पड़ोसी राज्यों में आप देख लीजिए, वहां को मीडिया को किस तरह इस्तेमाल करके जो हालत बना के रखे। अरे क्या बात कर रहे हैं, अभी बिहार चुनाव की जब घोषणा हुई थी, ऐसा है यार, जब हो रहा था तो सीधे तौर पर कई लोगों ने चुनौती दी थी कि नेपाल बन जाएगा। संजय जी, रिजल्ट आने के पहले भी कहा गया नहीं, केवल नेपाल बन जाएगा नहीं, भारत क्यों नेपाल नहीं बन रहा है, वो लगातार प्रयास उस पर विश्लेषण हो रहा है, भाई क्यों नहीं हो रहा है। अब ये क्या पत्रकारिता है?
संजय जी, लेकिन इसके लिए क्योंकि जिस विस्तार की आपने बात की है, मीडिया के विस्तार की बात की है, तो उस विस्तार के बाद कोई गाइडलाइन जारी करना, कोई रेगुलेटरी जो है वो तय करना, वो थोड़ा सा और दुरूह हो गया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया। देखिए सही भी है, क्योंकि अब ये भी नहीं कह सकते कि भैया आपको अपनी पत्रकारों को अपनी गाइडलाइन खुद बनानी चाहिए। देखिए प्रिंट के लिए एक था प्रेस काउंसिल, लेकिन वो भी टूथलेस टाइगर है। एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म की ज़रूरत है। पहला चीज़ वो था, टीवी का भी अपना एक बॉडी है जो सेल्फ रेगुलेटरी वो कहता है। बाकी सरकार इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री एडवाइजरी इशू करती है। सोशल मीडिया के लिए जिस समय में एक सरकार रेगुलेशन लेकर के आई, तो आपको याद होगा इतना उस पर बहस हुआ, इतना शोर मचा, एज इफ कि मतलब देश में प्रलय आने जा रहा है और हर जुबान जो है वो बंद कर दी जा रही। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज के समय में कई बार लोग कहते हैं कि जुबान बंद है, सप्रेशन है, घोषित इमरजेंसी है, और जो कहते हैं वो सारे टेलीविज़न पे बैठ करके सरकार या पीएम मोदी के खिलाफ बोल रहे होते हैं, और प्रचंड रूप से बोलते हैं, जी खोल करके बोलते हैं। जब वो रेगुलेशन आया, खैर उसमें वो सोशल मीडिया वाला रेगुलेशन इफेक्टिव हुआ है, जिसमें सरकार टेक डाउन करने का कहती है। बहुत सारे मतलब सैकड़ों की तादाद में ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बैन किए गए हैं। बहुत सारे जो आपके हैंडल्स हैं, उन हैंडल्स को ईयर मार्क करके उनको किया गया है, लेकिन वो एक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सब्सटैंटिव सिचुएशंस प्रूफ के साथ उनको बताया जाता है, तो वो चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जिस समय में हर समय एक नया फैशनेबल वर्ड आ गया है, जेन जी, मतलब अचानक जिसको कहिए ना, बार बार, जैसे राहुल गांधी भी अंत में सभा खत्म करते करते बिहार चुनाव में वो जा करके उन पे उम्मीद टिका करके बैठ गए, और जो शेखर कह रहे थे कि क्यों नहीं हो रहा है। एक दर्द ये भी है, एक समय में अरब स्प्रिंग वाली बात होती थी, और अब बात होती है कि ये, अरे भाई, हमारे देश का तंत्र या हमारे देश का डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहे लाख कोई कुछ भी कह ले, क्योंकि आप अपने लोग को अपने हार का कारण बताएंगे तो आपके जो वोटर सपोर्टर हैं उनको गुमराह करके रखना है। उनको भी पता है कि कुछ नहीं है। जो ये प्रयास किए जा रहे हैं जेन जी को लेकर, शेखर जी, वो प्रयास इसलिए भी असफल हो रहे हैं, जो नेतृत्व करता है वो लगातार संवाद कायम किए है। जेन जी से बात कर लें, चाहे बच्चों से बात करें, खिलाड़ियों से बात कर लें, वो संवादहीनता कभी आने नहीं दी। दूसरी तरफ ये ठीक है कि कमज़ोर लोगों की आवाज़ बनना चाहिए पत्रकारिता को, उनको क्या नहीं मिल रहा है वो भी आवाज़ आनी चाहिए, उनको क्या दिया जा रहा है और उन तक वो सूचना नहीं पहुंच पा रही है, वो सूचना समय पर पहुंचे और उसका लाभ सीधे तौर पर उनको मिले, ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। देखिए, आप जिस देश किसी पर्टिकुलर देश की नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप देख लीजिए, थाईलैंड लीजिए, जहाँ पे सड़क पे लोग उतरे, वहाँ की व्यवस्था क्या थी, लोग क्यों परेशान थे, वहाँ की सरकार की क्या रिस्पॉन्स रही, और भारत में क्या हो रहा है। देखिए, भारत में बहुत चीज़ें बदल रही हैं, और अभी भी जो भरोसा एक चीज़ है ना व्यवस्था पे, वो कभी टूटा, क्योंकि व्यवस्था भी बदल रहा है, सिस्टम भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। वहाँ पे क्या था, एक तरफ बहुत भ्रष्टाचार, और दूसरी तरफ उसके कोई एक्सप्रेशन के लिए कोई आउटलेट नहीं है, कोई बात सुनने को नहीं है। तब जाके कोई एक ट्रिगर की वजह से एक वोल्केनो जैसा वो ये होता है, लेकिन यहाँ वैसे नहीं है। देखिए, हमारी इसमें मीडिया का रोल काफ़ी कई जगह पर सकारात्मक पॉजिटिव भी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन मैं कह रहा था, जैसे जनधन योजना हो गई है, आयुष्मान भारत योजना हो गई है, ये तमाम योजनाएं हैं जो सशक्तिकरण की ओर ले जा रही है समाज को। उसको लेकर भी पहले भ्रम फैलाया जाता था कि अरे यूपीआई तो कैसे होगा, लोगों के पास, सबके पास मोबाइल कहाँ है, गांव में नेटवर्क नहीं है, वहाँ पर कैसे काम करेगा। अब हम देख रहे हैं सब्जी वाला भी 10 रुपये की मूली का जो पेमेंट जो है वो यूपीआई से लेने के लिए तैयार है। बदलाव इतना ज़बरदस्त आ रहा है और लोगों का प्रतिसाद भी मिल रहा है। वो भी मीडिया को कहीं ना कहीं अपनी खबरों में उसको जगह देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, और सच को बताना चाहिए। आज डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जो आपने सही कहा, जब शुरू हुआ यही बात थी, विपक्ष ने भी यही बात रखी। छोटे कस्बा भी चले जाइए, वो क्या कहता है, भाई हमारे पास इसका ये नहीं है, छुट्टा नहीं है, आप जो अमाउंट है बस कर दीजिए इसमें। आप हम देख रहे हैं, दिल्ली में तो छोड़िए, हर जगह मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब जहाँ कन्वीनियंस है, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, और इतना बड़ा रेवोल्यूशन है, अब बाकी देश कह रहे हैं कि भाई ये मॉडल हमें दीजिए।
हमने देखा ना संजय जी G20 में वो हाँ। जर्मनी लोग जो हैं आके उनके लिए तो खेल बन गया था, यूपीआई से पेमेंट करके सामान ले रहे थे, वो तो एकदम अचंभित रह गए थे कि भारत जैसे देश में इतनी तरक्की हो गई है यूपीआई पेमेंट को उसका लेकर। एक जो मैं कह रहा था कि ट्रेडिशनल मीडिया ने थोड़ी देर उसको मान लीजिए 1 मिनट 2 मिनट या इतनी बड़ी खबर छपी या तस्वीर भी छपी, काफी चर्चा हुई, लेकिन साथ में उसका एम्प्लीफिकेशन कहाँ हुआ, वो सोशल मीडिया पे वो हुआ। हाँ। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस स्पेस को भी हम मीडिया से जोड़ करके चलें जहां उसका काफी बड़ा एम्प्लीफिकेशन हुआ। दूसरी चीज है जो आप तमाम स्कीमों का जिक्र कर रहे थे, इसके तहत क्या हुआ कि जो जनधन के तहत अकाउंट खुले वो हर ऐसे व्यक्ति को जो बैंक नहीं जा सकता था, इस देश में हर व्यक्ति के अकाउंट खुल गए। अकाउंट खुलने से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है सरकार की तरफ से वो सीधा सीधा बिना एक पैसे इधर उधर गए उनके खाते में पहुंच जाता है, कोई बिचौलिया नहीं है, सारे बिचौलिए खत्म हो गए। तो इसलिए लोगों को एक संतोष का भाव होता है कि सरकार हमारी है, सरकार सुन रही है। मोदी सरकार का सबसे बड़ा अगर कोई अचीवमेंट होगा तो वो ये है कि एक डायरेक्ट मतलब मिडिलमैन और जो है वो उनको बीच में साफ से कर हट देना। दूसरा जो स्पीड और स्केल है कि यूपीआई भी लागू करना है एकदम सिस्टमेटिक वे पे, कि पहले आए उन्होंने पहला संवाद किया, सबके अकाउंट खुलवाए, उसका मजाक उड़ाया कि इनके पास पैसे नहीं है, कहाँ से पैसे जमा होंगे, कितना मजाक उड़ता है हर चीज़ पे। उसके बाद आपको ईज ऑफ लिविंग, उसके बाद ये मीडिया का स्पेस, मीडिया के स्पेस पे इतना वॉर है। और उसका एक पिटफॉल ये भी है कि आप देखेंगे बहुत सारे समय में हम संसद भवन में बैठे हैं, बहुत सारे, इसलिए मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे जो प्रमुख पार्टी हैं और उनके नेता हैं, उनको लगता है कि हमारे सोशल मीडिया पे फॉलोइंग इतनी है तो अब वो वोट में क्यों नहीं ट्रांसलेट हो रहा है। वोट में वो ट्रांसलेट नहीं होता, ये भी एक हकीकत है। और सोशल मीडिया पर किस तरीके से जो है व्यूज लिए जाते हैं उसकी भी एक जो है अलग कहानी है। बस एक जो है टिप्पणी मैं चाहूँगा, जो आपने एआई की बात शुरू की थी, एआई प्रभावित भी कर सकता है, ए प्रभावित होने से बचा भी सकता है, कैसे लें एआई को? नहीं, जब भी इस तरह की, मैं तो कहूँगा कि हर मीडिया संस्थान को, हर मीडिया पर्सनल को, हर पत्रकार को ये सोचना चाहिए जब चीज़ें आती है, देखिए आपके एजेंडा से कुछ नहीं है, जो सामने है ये क्या सच है वेरीफाई करना है, क्योंकि आखिर में क्या हो रहा है, देखिए आखिर में लेकिन तब तक तो चल चुका होता है। नहीं, इसलिए अब क्या है कि अब धीरे धीरे जाके इस पर कानून बन जाएगी, क्योंकि जिम्मेदार तो किसी को लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते, देखिए डिफेमेशन लॉ में क्लियर है कि कोई स्टेटमेंट कर दे डिफेमेटरी, आप कह नहीं सकते उसने कहा हमने चला दिया, ऐसा नहीं है। तो वैसे ही ये फेक न्यूज़ को लेकर पे एक जिम्मेदारी आनी चाहिए, भाई अगर ये हम चला रहे तो हम जिम्मेदार हैं। और जो चीज़ देखिए, कई चीज़ें पर मैं यही कहता हूँ कि भाई जो कॉमन सेंस, कॉमन पॉलिटिकल लॉजिक, कॉमन लॉजिक से लगता है भाई ऐसा हो नहीं सकता, वो एप्लीकेशन क्यों नहीं हो रहा है। या ये हो सकता है कि आज की जो मीडिया की लीडरशिप है वो समझ नहीं पा रहे, या दूसरा है भाई चला दो, अगर उस अपने एजेंडे को फिट करता है तो चला दो। संजय जी, इसके लिए क्या कुछ करना होगा एक लाइन में? किसी एआई को लेकर, एआई जो है पत्रकारिता में किस तरीके से उसका उपयोग होना चाहिए? बहुत सारी सुविधाएं एआई पत्रकारों को आज के डेट में दे रहा है। बहुत सारे लोग लिखते इतना है और छपता इतना है उसके माध्यम से, ये भी एक सच्चाई है। दूसरी चीज़ ये है कि एक हकीकत है, हमें इसको मतलब अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज है, काउंटर उसका काफ़ी सारा है। तो इसलिए उसमें हर व्यक्ति जो जहाँ पे है, जो संस्थान है, पहले आपकी अपनी, उसके बाद संस्थान के अंदर एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म वो आना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत सारी जगह है भी। और आप देखिए एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल को उन्होंने एआई टूल के मदद से एक बड़ी सी रिपोर्ट बना दी और उस पर उनको पेनल्टी भी लग गई। तो उसके भी वेरिफिकेशन के मसले हैं। तो इसलिए जो चीज़ सामने आए उसको लेकर के मतलब हम उसका प्रतिकार करें, वो भी ठीक नहीं है। उस अगर कोई चीज़ डेवलप हो रही है, क्योंकि पीएम भी उस चीज़ को लेकर के काफ़ी मतलब क्यूरियस हैं और एक तरह का संवेदनशील भी हैं। और अगर पूरा इतिहास देखेंगे, जब रेडियो आया था तब जो है ग्रामोफोन को लेकर बात की थी। हम बचपन में ये डिबेट करते हुए बड़े हुए हैं। जी, तो बदलाव को आप रोक नहीं सकते और इस बदलाव के साथ हमें चलना है। बस ये है कि एक ऐसा जो है टूल है वो आपके लिए हथियार भी बन सकता है और आपके लिए कारगर जो है वो जो है इंस्ट्रूमेंट भी बन सकता है। संजय जी आप आए, शेखर जी आप आए, बहुत दिनों बाद स्टूडियो में बातचीत की, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की, धन्यवाद आप दोनों का।
इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।